अभी तक अपना एग्रो फॉरेस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उसका अगला पार्ट आएगा सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री के बाद हम लोग वाटर साइड मैनेजमेंट को देख लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 5-10 मिनट का पार्ट है, सीधी सीधी सी चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है नहीं, समझना कुछ है नहीं, सीधी सी पॉइंट चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपना मुद्दा जो सोशल फॉरेस्ट्री का है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री में जाने से पहले हम सबसे पहला तो अपना जो पुराना तरीका है कि पिछले साल के क्वेश्चंस को देख लिया जाए, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि आखिर हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और पढ़ना यानी कि क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते हैं तो फिर हमारा थोड़ा मन लगा रहता है और इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है। अब सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये है एक बड़ा छत्ता, बड़ा अम्ब्रेला, उसके अंदर छोटे छोटे से अम्ब्रेला है। मेन जो सोशल फॉरेस्ट्री है इससे टोटल अभी तक आया है 8 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में, उससे पीछे नहीं जाएंगे, लास्ट 10 ईयर्स में ले लेते हैं। तो अभी तक 8 क्वेश्चन आए हैं। 8 में से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सोशल फॉरेस्ट्री पे ही आए हैं। उन्होंने ये सोशल फॉरेस्ट्री टर्म को ही यूज किया है। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। एक उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री का जो सब पार्ट है फार्म फॉरेस्ट्री या इसी का एक सब पार्ट होता है, सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर ही आता है अर्बन फॉरेस्ट्री। तो ये 4 क्वेश्चन अर्बन फॉरेस्ट्री पे है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पूछा क्या गया है। अब है कि ये पूछते क्या है उसमें। एक तो जनरली ये पूछ लेते हैं कि हमारे जो भी फॉरेस्ट्री ले लो, मोर और लेस सब में एक सही है कि कोई भी है उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ है। जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री है तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, जो भी अपने अर्बन सेंटर है, दिल्ली है, मुंबई है, यानी कि जो भी सिटी वाले एरिया है, सिटी में जो आपके जू हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, आपके जो पार्क्स हैं, कम्युनिटी एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके आसपास बफर जोन बनाते हैं, तो सारी जगह आप अर्बन फॉरेस्ट्री लगा सकते हो। तो ये उसका स्कोप हो गया। फिर आते हैं उसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सेम घूम फिर के चलते रहेंगे, एम स्कोप। दूसरा, जब ये आप उसे करते हो तो आपको बीच में मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो उससे मेंटेनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हैं। और जब आप करते हो तो इसमें कुछ समस्याएं भी होंगी, यानी कि ड्रॉबैक्स, इशू जो होंगे, इशू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें तो नहीं है, ड्रॉबैक्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री पूछा गया है, अर्बन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अर्बन फॉरेस्ट्री में भी मिल जाएगा। यानी कि कोई भी फॉरेस्ट्री हो, सबसे पहले तो उसके एम, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फिर उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू और लास्ट में उसके ड्रॉबैक या समस्या है। इसमें साथ साथ में अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो चलेंगे, तो अपने एक मोटे तौर पे ये सिलेबस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री, उसी को देख लेते हैं कि आखिर है क्या। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों की सरकार, लोगों ने ही चुना है। किसके लिए? लोगों के लिए ही। बस सेम थिंग है सोशल फॉरेस्ट्री। टर्म क्या है इसका? एक है सोशल यानी कि समाज, यानी कि सोसाइटी। दूसरा है फॉरेस्ट्री यानी कि वेजिटेशन, ये रही फॉरेस्ट्री, और ये रही सोसाइटी, ये विलेज सोसाइटी रही। यानी कि सोसाइटी जो लोग हैं वही अपनी ज़मीन पर, चाहे वो सोशल प्रॉपर्टी है, चाहे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट हो या किसी प्राइवेट हो, उस पर सोसाइटी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए अपनी ही ज़मीन पर जंगल को उगाती है। वो हो गई सोशल फॉरेस्ट्री। क्यों उगा रहे हैं? सीधी सी बात है कि सपोज आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, टिम्बर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि बोनफायर, आग तो जलानी पड़ेगी तापने के लिए। तो वो टिम्बर कहाँ से आएगा? एक तरीका है, आपके पास जंगल से ले आओ। सपोज मैं जंगल के एरिया में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 पेड़ काट के ले आऊँगा। लेकिन मैं दिल्ली के आसपास कहीं हूँ, मेरे यहाँ से जंगल है 200 किलोमीटर, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 200 किलोमीटर जाऊँगा, फिर पेड़ काटूँगा, फिर 200 किलोमीटर खींच के लेके आऊँगा और फिर आग जला के तापूँगा। तो मुझे जो टिम्बर चाहिए वो आसपास ही चाहिए।
तो सोसाइटी अपनी ज़रूरतों के लिए जंगल पर डिपेंड ना हो, वो अपनी ज़रूरतें अपने आसपास ही ग्रो करके पूर्ति कर ले, जिससे जंगलों पे जो प्रेशर है वो भी कम हो। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सोशल फॉरेस्ट्री है क्या। अब देख लेते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री के क्या एडवांटेज हैं, यानी कि हम सोशल फॉरेस्ट्री क्यों प्रमोट करते हैं। प्रमोट के मुद्दे पे देखा जाए तो यहाँ अपने पास 3 स्टेक होल्डर हैं। एक तो है गवर्नमेंट, दूसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि फॉरेस्ट की एरिया जो है ट्री से वो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। और जब भी ट्री के मुद्दे पे कुछ भी आता है डिपार्टमेंट का दिमाग खराब होता है। और तीसरा है सोसाइटी, कम्युनिटी। सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। वो ये दुनिया भर के जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है वो क्यों प्रमोट करना चाहती है, उसकी क्या इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस टाइप से अगर सोशल फॉरेस्ट्री प्रमोट करेंगे तो जो खेत हैं, फार्म हैं, उन पे ही पेड़ लगवा देंगे। जैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री में फार्म के अंदर पेड़ लगवा रहे थे, सोशल फॉरेस्ट्री में भी मोर और लेस सेम चीज़ें चलेंगी। इसमें भी किसानों को प्लांटेशन दे देते हैं और बोलते हैं अपने फार्म पे लगाओ, तो ये अपने फार्म पे प्लांटेशन कर देंगे। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। कैसे, प्लांट लगाए तो एक तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, पेड़ों की पत्तियां गिरेंगी, तो जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, उसमें दोनों ही पार्ट देखे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो यहाँ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी, नाइट्रोजन फिक्स भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो रही है। एक और मुद्दा था कि अगर ट्री कंपोनेंट ज़्यादा है तो जो प्लांट है, यानी कि छोटे छोटे जो ग्रासेस है या अपनी जो फूड क्रॉप है, उसको उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता था, वो प्रोटेक्ट बनी रहती थी, जिससे अपनी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा है, हम चाहते हैं सॉइल और वाटर कंजर्वेशन। इन चीज़ों को भी एग्रो फॉरेस्ट्री में डिस्कस कर लेते हैं कि रन ऑफ कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर ज़मीन से जो पॉल्यूटेंट है वो रन ऑफ के साथ बह जाते थे, फिर बाद में वो पॉल्यूशन फैलाते थे मैराइन वाटर में, रिवर वाटर में। ये ट्री अगर वहीं पे लगे हैं तो रन ऑफ नहीं होने देंगे। तो इस टाइप से पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं हम, रन ऑफ का भी एक मुद्दा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर फिर अपना ये है कि जो लोकल इकोसिस्टम है या लोकल हैबिटेट है, हमें वो भी बचाना है। अगर हम पहाड़ी एरिया में, अगर वहाँ पर पूरा एग्रीकल्चर है, वाइल्ड लाइफ है नहीं, तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। हम चाहते हैं कि वहाँ पर अगर पेड़ लगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो पूरा एक जो पेड़ की पत्तियाँ गिरेंगी, नीचे फंजाई होगा, वो उसे कंज्यूम करेगा। जो एक लोकल साइकिल है डिकम्पोजिशन का, वो बचे रहेंगे। तो लोकल इकोसिस्टम बचा रहा है, हैबिटेट बचा रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है। जैसे हम लोगों ने UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट, वो कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, लास्ट ईयर हुआ था फरवरी में। उसमें हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम लोग 26 मिलियन टन जो है डिग्रेडेड एरिया है उस पर एफॉरेस्टेशन करेंगे। एफॉरेस्टेशन का मतलब यही नहीं कि पूरे में फॉरेस्ट उगा देंगे, सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर भी हम कर सकते हैं उसे। दूसरा, पेरिस एग्रीमेंट में बोला था कि 2.5 से 3 बिलियन टन का हम कार्बन सिंक बनाएंगे। तो ये कुछ कमिटमेंट है हम लोगों के, इन्हें भी हमें पूरी करने हैं। तो ये तो वो है जो हम गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉड लेवल पे उसके इंटरेस्ट है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रमोट कर रही है, लेकिन वहाँ पर उसके बैकग्राउंड में ये इंटरेस्ट है जो उसके कंप्लीट हो रहा है। दूसरे इंटरेस्ट होते हैं फार्मर, जिसको हम करवा रहे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए तुम्हारे 2.5 से 3 बिलियन टन। इन जितने भी ऑब्जेक्टिव है, फार्मर को एक से भी लेना देना नहीं है। उससे सीधी चीज़ों से दिखता है जो मॉनिटरी चीज़ें होती हैं। जैसे वो चाहता है कि जो पेड़ लगाए वो उसे फ्यूल, फूडर, टिम्बर दे। अगर ये काम के नहीं है तो उसे ये ग्रीन कवर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। पेड़ उसकी ज़मीन पे लगा, उसे काट देगा, वहाँ कम से कम खेतीबाड़ी करेगा, 2 बच्चों के पेट भरेंगे, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सीधा चाहिए फ्यूल, फूडर, टिम्बर।
और क्या चाहिए भाई, अगर पेड़ है टिम्बर काट लो, थोड़ी मनी भी मिल जाए। अगर आप सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या होगा, किसान है उसे सपोज उसके खेत में 2000 नर्सरी की रिक्वायरमेंट है, एक को 2000 है। आपके गांव में अगर 100 किसान है, 100 ने भी डिमांड की तो 2 लाख हो गई। एक नर्सरी लोकल में खुल जाएगी और वहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन की जॉब क्रिएट हो गई, नर्सरी उगाने का काम वहाँ शुरू हो गया। तो इस टाइप से लोकल में, रूरल एरिया में जॉब क्रिएशन का भी अगर इशू हो तो वो भी हो जाता है। कुछ विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री है उन्हें भी प्रमोट कर लेते हैं। ये कैसे है, जैसे महुआ है, एमपी का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, बघेलखंड बुंदेलखंड, उस रीजन में मधुका इंडिका महुआ जो है वो काफ़ी उगता है। अब मधुका इंडिका के साथ ये है, मैं जस्ट एक नेगेटिव सेंस में लेके चल रहा हूँ उसे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव वाले। वहाँ पर क्या, महुआ के पेड़ का जो फ्लावर है उसको फर्मेंट करके ड्रिंक बनाते हैं, लोकल ड्रिंक बनाते हैं। एक टाइप से पूरी वो बैकग्राउंड में ब्लैक मनी वाली इकोनॉमी हो गई। ट्री जो है, बहुत सारे ऐसे ट्री लगाते हैं जिनकी जो पॉड है उनका हम पिकल्स वेजिटेबल बनाते हैं, तो उन्हें जैसे अचार है, अचार बनाने का काम चलता है, तो वो पूरी एक इंडस्ट्री हो जाती है, लोकल कॉटेज इंडस्ट्री हो जाती है। ट्री के जो फ्लावर्स हैं उनसे परफ्यूम बन निकालते हैं, उसकी एक लोकल इंडस्ट्री हो जाती है, जिस मीन्स बाद में मार्केट से लिंक हो जाते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं, लेकिन लोकल में वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। और इनका एक इंटरेस्ट ये है कि इनकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसे हार्श वेदर से बचा लेते हैं पेड़। इसे भी एग्रो फॉरेस्ट्री में काफ़ी डिस्कस किया जा चुका है कि अगर वहाँ पर ट्री कंपोनेंट है तो जो ऊपर से फ्रॉस्ट पड़ रहा था उसका इम्पैक्ट जो एग्रीकल्चर पे पड़ता था वो कम हो जाता है। तेज़ हवाएं चल रही थी, तो जब लोग हमारी जो ऐसे एग्रीकल्चर में वीट है, फूड क्रॉप में गेहूं को जब हम खेत में लगा देते हैं और उस टाइम पे अगर उसकी मैच्योरिटी पीरियड पे अगर हम पानी दे देते हैं उसमें, और अगर हवा तेज़ चल गई तो जो क्रॉप है वो लेट जाती है, झुक जाती है, जिसे बोलते हैं लॉजिंग। लॉजिंग के केस में क्या होता है कि उसकी जड़ों से थोड़ी मजबूती कमज़ोर पड़ जाती है, उसी टाइम पे जब वो पकने पे होती है उसी टाइम पे वो मजबूती जो चाहिए थी वो कमज़ोर हो गई। दिक्कत इसका रिजल्ट ये होता है कि जो दाना है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, यानी कि आपका जो ईल्ड है, यानी कि जो प्रोडक्शन है, एक खेत में 1 हेक्टेयर में जहाँ 20 कुंटल होना था वहाँ 15 कुंटल होना है, मतलब 5 कुंटल का लॉस हो गया है। तो अगर आपने पेड़ लगा रखे हैं तो आपकी जो क्रॉप है उसे बचा लेते हैं। ये तो रहे फार्मर के इंटरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट्री में तीसरा जो स्टेक होल्डर है वो है अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता है, उनके बहुत सी 2-3 चीज़ें तो बहुत साफ साफ हैं। बोला भाई देखो, जंगल में नहीं घुसना, नहीं तो ठोक देंगे, क्योंकि एक तो ये इलीगली पेड़ काट ले आते हैं जिससे उनका जो फॉरेस्ट कवर है वो घट रहा है। अगर ये अपनी ज़रूरतें अपने घरों में उगा लेंगे तो जंगल में नहीं जाएंगे, अवैध तरीके से पेड़ नहीं काटेंगे, तो इनका जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। ऊपर से जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो इंक्रोचमेंट की समस्या है, इंक्रोचमेंट मतलब अवैध तरीके से इनका जो खेत है, ये फार्म है एक फार्मर का, यहाँ से जंगल की ज़मीन थी, ये धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा बड़ा के जंगल के एरिया को अपने खेत में मिला लेते हैं। ये होता है इनक्रोचमेंट। तो ये जो है, अगर इसके में यहाँ पर उत्पादन अच्छा होने लगे, इनकम बढ़ जाए, तो ये इनक्रोचमेंट की इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ना दुश्मनी नहीं लेता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। दूसरा एक और फ़ायदा है, अगर इनके जो पेड़ हैं वो यहाँ पर लगे हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी पता है कि इसने अपने बाउंड्री पर प्लांटेशन लगा दी है, तो वो बाउंड्री, पेड़ तो ऐसे है नहीं कि 5 दिन बाद पेड़ों से बोलते भाई थोड़ा 2 मीटर खिसक जाओ उधर, पेड़ तो खिसक नहीं सकते। तो अगर इसने यहाँ पर पेड़ लगा दिए तो ये समझ लो कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी अगले 5-10 साल के लिए कंफर्म हो गया कि इनक्रोच आगे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पता है कि पेड़ जो है उसकी बॉर्डर पे है, वो पेड़ उसके खेत के बीच में नहीं आ सकते। अगर ऐसे बढ़ा दे और बीच में आ जाए, बीच में नहीं आ सकते, पकड़ा जाएगा आराम से। तो ये इनक्रोचमेंट की समस्या भी कुछ हद तक कम हो जाती है। तीसरा है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं
शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक अल्टरनेटिव है हम लोगों के पास कि हम लोग उन्हें तुंगिया सिस्टम में लेके आ जाए, डिपार्टमेंटल तुंगिया में, या फिर जहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग वालों को भी शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब हमने उन लोगों से बोला कि भाई एक काम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम 5 बीघा इधर, 5 बीघा उधर, 5 बीघा उधर, ऐसे 20-40 बीघा को बर्बाद करते थे, आप एक कुन्नी में बैठ जाओ आराम से, हम लोग तुम्हें एजुकेशन के लिए भी सिस्टम देंगे, स्कूल खोलेंगे, रोड से कनेक्टिविटी देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। और रही बात जॉब की, तो हम लोग तुम्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देंगे। जहाँ पर तुम अभी शिफ्टिंग कर रहे थे, जो जिस एरिया में आए हो वहीं पे तुम परमानेंटली करने लगो, एग्रीकल्चर करने लगो, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी देंगे, फंड भी देंगे, और इस टाइप से सोशल फॉरेस्ट्री से जो उनकी पेड़ों की ज़रूरतें थी वो भी दे रहे हैं। तो इस टाइप से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जिससे हमारा जो फॉरेस्ट कवर का लॉस वाला इशू था वो भी कुछ हद तक कम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और क्या बेनिफिट है, ये जो फॉरेस्ट एरिया पे जो प्रेशर आ रहा था, कौन सा, अवैध तरीके से टिम्बर को हार्वेस्ट करने का, क्यों, क्योंकि मार्केट में ज़रूरतें थी टिम्बर की लेकिन उतनी सप्लाई नहीं थी। अगर सोशल फॉरेस्ट्री से सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये बायोटिक प्रेशर एक टाइप से फॉरेस्ट एरिया की तरफ ना होकर ये फार्मर की तरफ डाइवर्ट हो गया, और कुछ वेस्टलैंड एरिया है, माइनिंग एरिया है, उनको रिहेबिलिटेट करना है तो लोगों के साथ मिलकर उसे रिहेबिलिटेट कर लेते हैं। गांव वालों से बोल दिया 10 साल खेती तुम कर लो, हमारे पेड़ों को बस पानी और फर्टिलाइज़र देते रहना, हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री में 3 स्टेक होल्डर हैं, तीनों की ही आपको जो इंटरेस्ट है वो समझ में आ गया। इसने में बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपनी रिलेटेड हैं, जो भी आगे चलेंगी वो हेल्प हो जाती है, इतने से अपने आंसर निकल आते हैं। अब बात आती है कि ये जो एडवांटेज है सोशल फॉरेस्ट्री के जब हम उसके पार्ट पढ़ेंगे, जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, तो हर जगह फार्म फॉरेस्ट्री के आपको एडवांटेज बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जो सोशल फॉरेस्ट्री के एडवांटेज हैं, यानी कि ये जो है मोर और लेस सभी घूम फिर के यही रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजिबिलिटी आएगी इनमें, ज़्यादातर केस में यही रहने वाले हैं। तो हर जगह वही रिपीटेशन नहीं होगा चीज़ों का, आगे बढ़ जाएंगे। अब देख लेते हैं सोशल फॉरेस्ट्री मैन। ये तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता है, इसकी डेफिनेशन याद रख लो, सीधी सीधी सी है, तो 3 लाइन में याद हो जाती है, रट्टा सी मार डालो। और रट्टा मारने का पर्पज़ ये होता है कि जब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है आपको सोचना नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने लैपटॉप डेस्कटॉप का काम करते हैं। अगर आप रैम को ओवर बर्डन लेके चलोगे तो वो एग्ज़ाम के 3 घंटे में परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं देगी, रैम गर्म हो जाएगी। इसलिए उसे बिल्कुल स्मूथ चलने दो, मज़ा आएगा पेपर लिखने में। तो ये तो 4 सी लाइन है, आराम से 1-2 मंथ में रट्टा सी मान लो, 10 बार पढ़ लोगे, हो जाते हैं। उसमें कुछ बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, टर्म होते हैं, उन टर्म को याद रखो, डेफिनेशन अपने आप काम करने लगती है। अब सोशल फॉरेस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली 5 पार्ट में। एक होती है फार्म फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, इसी में आती है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री। इसमें एक्सटेंशन में आप इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री को भी डाल सकते हो, कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन किसके अंदर आएगा, ये बेसिक फ्रेम चल रहा है। और ऑलमोस्ट जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, सभी में इसी मॉडल को ऑलमोस्ट लेके चले हैं, कोई भी इससे ज़्यादा बाहर गया नहीं है। अब यहाँ पर ये जो है 4 या बेसिकली ये जो अपने 5 हैं फॉरेस्ट्री के, सोशल फॉरेस्ट्री के टाइप्स, इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहला आएगा अपना फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब है कि हमने जो ट्री है वो सीधा लेकर के फार्मर को पकड़ा दिया। वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक विंग होती है सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। वो जो सोशल फॉरेस्ट्री वाली जो विंग होती है वो फार्म फॉरेस्ट्री को कैसे प्रमोट करते हैं, उनकी एक अपनी नर्सरी होती है सोशल फॉरेस्ट्री की, और वो फार्मर को बुला बुला करके नर्सरी पकड़ा देते हैं, किसी को 200 किसी को 500 ऐसे नर्सरी पकड़ा दिया। पर्पज़ ये होता है कि जो फार्मर है वो उस नर्सरी को लेके जाए और उसके जो फार्म है, जैसे इसका ये फार्म है,
इसके फार्म के जो एरिया हैं, जहाँ पर खाली एरिया है, क्योंकि बहुत सारे कई बार ऐसे फार्मर होते हैं जिनके कुछ खेत के ऐसे एरिया होते हैं जो उबड़ खाबड़ है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं है, खाली पड़े रहते हैं, तो उन लोग बोल देते हैं कि एक काम करो, ये तो वैसे भी फार्म खाली पड़ा था एरिया, इसमें प्लांटेशन कर दो। प्लांटेशन से फिर उन्हें वही बताया जाता है कि भाई 10 साल में तुम्हारा इतना प्रोडक्शन हो गया, आप लोन ले सकते हो, इतना ट्रम्बर प्रोड्यूस होगा, उसे मार्केट में बेच सकते हो। उन्हें सभी वही चीज़ें बताई जाती हैं जो फार्मर के इंटरेस्ट में है, जो फार्मर सुनना चाहता है। उसे ये नहीं बताया जाएगा कि मोदी क्या चाहते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहते हैं। हाँ, वो चीज़ें बता दोगे तो भाग जाएगा वो। तो उसे केवल वही चीज़ें बताओ कि इससे तुम्हारे पेड़ मिल जाएंगे, ये फ्रूट मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो उसकी जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उस पर हम लोग इस टाइप से प्लांटेशन करवा दिया। ये रही फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो फार्मर के हिसाब से देखा जाए तो 0% डिफरेंस है। अगर नर्सरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आ रही है तो एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से आ रही तो फार्म फॉरेस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री। बकाया का उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाउंड्री प्लांटेशन इसमें भी कर लेगा, बाउंड्री प्लांटेशन उसमें भी करेगा। रिमेनिंग जो अपन जो एकेडमिक्स है, इसमें ज़रूर जो आपका डिफरेंस है वो आपके नोट्स में दिया गया है, उस डिफरेंस के हिसाब से चलना है आपको, लेकिन प्रैक्टिकली में इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मानता है नहीं। तो ये फार्म फॉरेस्ट्री। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं फार्म फॉरेस्ट्री लगाने के? वो ऑब्जेक्टिव वही अपने 3 चीज़ें चलेंगी। पीएम यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, यानी कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहती है और फार्मर क्या चाहती है। तो ऑब्जेक्टिव लगभग घूम फिर के वही चीज़ें रहेंगी। स्पीसीज कौन सी रहेंगी? अब फार्मर को ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं अंडमान निकोबार की स्पीसीज लेके आओगे, उसे वही उगाओगे जो उसके आसपास की है। लोकल स्पीसीज को हम लोग प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोकल स्पीसीज को कैसे ग्रो करना है फार्मर आराम से जानता है, उसे कोई नई टेक्निक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोकल जो मार्केट है उन्हें पता होता है कि स्पीसीज को कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ बेचना है। जैसे सेंट्रल इंडिया है, यहाँ अगर आपने खेतों में बबूल ग्रो किया है, अकेसिया निलोट का, आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। वेल स्टेबलाइज मार्केट होते हैं फ्यूल वुड के, कुछ नहीं है तो शमशान घाट वाले उठा ले जाते हैं लकड़ी आपकी, लेकिन कंज्यूम हो जाती है। तो वेल स्टेबलाइज मार्केट होती है, लोगों को पता होता है कहाँ है, चाहे वो प्लाईवुड इंडस्ट्री हो, फ्यूलवुड इंडस्ट्री हो, कोई भी यूज कर लेता है उसे। तो उसे बेचना आसान होता है, ग्रो करना आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, नहीं मालूम होता है, इसलिए जनरली लोकल स्पीसीज को ही हम लोग ग्रो करते हैं। अब फार्म और फॉरेस्ट्री के कई बार कुछ टाइप भी पूछ लेते हैं, किसके टाइप क्या होते हैं। आपके नोट्स में नहीं लिखा है, सिर्फ वहाँ पर लिख लें। 2 सीधी सी है, 2 हो सकते हैं, या तो कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब फार्मर जो है वो इस हिसाब से ग्रो कर रहा है कि पेड़ों को काट के बेच देगा, मार्केट लिंक हो गई या इंडस्ट्री लिंक हो गई। जैसे कि पॉपुलर के केस में ले लो, एग्रो फॉरेस्ट्री है, लेकिन अगर उन्होंने पॉपुलर को बॉर्डर पे लगा रखा है, या महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है, गढ़चिरौली है, गोंदिया है, भंडारा है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर रेनफॉल अच्छी है। तो लोग क्या करते हैं कि टीक को अपनी जो फार्म की बाउंड्रीज है उन पर प्लांटेशन कर देते हैं। पर्पज़ यही होता है कि पेड़ जब बड़े हो जाएंगे उसे काट करके बेच दिया जाएगा। तो ये एक टाइप से क्या हुआ, कॉमर्शियल। और नॉन कॉमर्शियल का मतलब है कि पेड़ों को लगा दिया है, बस पर्पज़ ये है कि उनसे कुछ फूडर प्रोड्यूस हो जाए, उनसे पत्तियाँ गिरेंगी खेत में, खेत की फर्टिलिटी ग्रो हो जाए, या फिर काट के घर के यूज में हो जाएगा। उन्हें मार्केट लिंकेज उनका कुछ नहीं है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे अपने फार्म फॉरेस्ट्री के, वो ऑब्जेक्टिव अपने यही रहने वाले हैं बेसिकली। ये फार्म फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव अपने यही रहने वाले हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री के थे। नेक्स्ट अपनी आएगी, इसमें एक और देख लो, जैसे कि यहाँ पर अपना ये था सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। बस पर्पज़ ये कि थोड़ा उसका जो इंटरेस्ट है या जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आए। जैसे कि अपना ये है हिमालय वाला रीजन। अब अगर ऐसे हिमालय वाले रीजन में अगर आप यहाँ पर फार्म फॉरेस्ट्री प्रमोट नहीं करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन होती है रन ऑफ की।
रन ऑफ होगा तो जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर लैंडस्लाइड होगी, फ्लडिंग होगी। तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि इस एरिया में कम से कम पेड़ तो हों ही। अब पेड़ कैसे भी हों, लोगों को सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू प्रमोट करो, एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू प्रमोट करो, या फिर उस एरिया को अगर गवर्नमेंट के अंदर है तो सीधी एफॉरेस्टेशन वर्क कर दो, लेकिन वहाँ पेड़ लगा के आओ। पेड़ नहीं होंगे तो क्या है, इस टाइप के जो ढलान वाले एरिया है रन ऑफ वहाँ बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे ये ढलान वाले एरिया पे यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर पेड़ लगवा दिए। जनरली जो हिली एरिया है वहाँ की जो पंचायतें हैं, तो पंचायतों के अंडर जो ज़मीन होती है, जैसे बोलते हैं कम्युनिटी वाली जो एरिया है, कम्युनिटी पे प्लांटेशन करवा देते हैं, तो वो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री हो गई। लेकिन वो सोशल फॉरेस्ट्री के ही पार्ट है, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री वो आ जाती है अपनी। या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें होती हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ट्राइबल जो काउंसिल्स हैं, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं या जो एरिया है वो उस कम्युनिटी के हैं, जो आपकी विलेज कम्युनिटी है उसके अंडर आते हैं, और वो अपने उस पर करेंगे फॉरेस्ट्री करेंगे। जो अपना अंडुलेटिंग एरिया पहाड़ी है उन पर फॉरेस्ट्री ग्रो करेंगे, तो उसे भी बोलेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। दूसरा टाइप देख लेते हैं इसका, ये है अपना रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे सीनिक ब्यूटी बढ़ा रहे हो, सुंदरता बढ़ा रहे हो। यहाँ पर आपका पर्पज कॉमर्शियल नहीं है मेनली, तो आप कहाँ पर करोगे रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री? ये फार्मर अपने खेत पे तो न लगा, उसे भाई इतने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कहाँ मिलेगा? जनरली जो भी अपने रोड्स हैं उसके किनारे लगा देंगे, जैसे इस टाइप के रोड्स के किनारे। तो जब फ्लावरिंग आती है, मस्त सीजन लगता है, तो लोगों को उस रोड पर गुजरने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत लगती है तो देखने में भी अच्छा लगता है, रास्ते में भी जाते हैं, और फिर इसकी जो स्मेल है, जो सुगंध है, वो भी एक अच्छा बना देती है। पर्पज समझ ही गए होंगे इसका। अब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, हम क्यों लगाते हैं इसको? अब ऑब्जेक्टिव को समझना है तो एक टाइप से ऐसे समझ सकते हो, मोदी जी के तो जनरल ऑब्जेक्टिव रोड के किनारे लगा है तो वही रहने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर जो है रोड, यहाँ स्टेक होल्डर कौन कौन से होगा? गवर्नमेंट, जो रोड यूजर हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इनके क्या इंटरेस्ट है, थोड़े इंटरेस्ट में चेंज हो जाएंगे। हम लोग ये चाहेंगे कि जो रोड है वो थोड़ा बचा रहे। किस हिसाब से? क्योंकि रोड को अगर सीधा ओपन है रोड, गर्मियों में हीट अप होगा। वैसे भी रोड पे चारकोल होता है, जो अपना डामर होता है, डामर ब्लैक होता है, सोलर रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मियों के टाइम पे वो रोड को फैलाएगा, सर्दियों में सिकोड़ेगा। तो जो रोड है अपना वो फैलेगा सिकोड़ेगा, फैलेगा सिकोड़ेगा, तो इससे रोड में आ जाते हैं क्रैक, और रोड हो जाता है बर्बाद। रोड बर्बाद मतलब आपके पैसे दोबारा से लगने हैं 10 साल बाद फिर से सुधारने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इस टाइप की जो हार्श वेदर है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़े, क्योंकि अगर वहाँ आसपास पेड़ होंगे तो पेड़ों से ढके रहेंगे, जिससे ऊपर से जो फ्रॉस्ट पड़ रही थी, रोड को सिकोड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, रोड को चौड़ा रही थी, फैला रही थी, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जो ओपन रोड है वो अगर 10 साल चल रही है, वही ये जो सोशल फॉरेस्ट्री है इस टाइप की जो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के अंदर आ गई है, वो रोड अपनी चल रही लगभग 15-20 साल। दूसरा क्या है? सीनिक ब्यूटी, CO2 O2 बैलेंस, फ्यूल फूडा टिम्बर, शेल्टर वगैरह है। अब फ्यूल फूडा टिम्बर किसके लिए है? कि रोड के किनारे के लोग हैं, गरीब हैं, कभी कोई आंधी तूफान आया, ब्रांच टूट कर नीचे गिर गई, उठा लिया, घर में जलाने के काम आ गई। फ्यूल फूडा टिम्बर में क्या है? बहुत सारी जो रोड के किनारे वाली जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसे यूज कर रही है। डिपार्टमेंट के वही पर्पज रहेंगे। अब इनका ये जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, दूसरा ये रिहेबिलिटेट वेस्टलैंड, इन सारी चीज़ों को यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ में आता है कि ये चीज़, ये ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ रोड के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। एक आता है इसमें कौन कौन सी स्पीसीज हम लोग ग्रो करेंगे। स्पीसीज क्या होंगी? जो लोकली होंगी वही लगाएंगे हम लोग। लोकल जैसे कि डिलोनेक्स रेजिया अपनी है, गुलमोहर बोलते हैं, फ्लावरिंग अच्छी आती है इसकी। कैसिया फिस्टुला जैसे अमलतास बोलते हैं, ये अमलतास ही है, पीला कलर का फ्लावर आ जाता है। सरा का इंड का है, अशोक के पेड़ देखोगे रोड के किनारे उन्हें लगा देते हैं।
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं कि क्या है कि एक तो जो ट्रेवलर है उनका कंफर्ट बढ़ जाता है, रोड की लाइफ बढ़ जाती है, ज़मीन जो है खाली पड़ी रहती है, उससे तो अच्छा है कि उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इनक्रोचमेंट जो है उसकी समस्या ख़त्म हो जाती है। इनक्रोचमेंट का मतलब क्या है कि जनरली होता क्या है, गवर्नमेंट जब किसी एरिया में रोड डालती है तो वो रोड डालने से पहले ये इस एरिया में तो वो रोड का कंस्ट्रक्शन करेगी, लेकिन उसके साइड का बहुत बड़ा एरिया जो है उसे पहले से ही अनेक्स कर लेती है, पहले से ही खरीद लेती है फार्मर को पैसा दे के। पर्पज़ होता है कि अगर फ्यूचर में कभी हमने एक्सपेंशन किया रोड का तो इस एरिया में हम कर सकते हैं। तो अब ये एरिया है तो ये एरिया गवर्नमेंट का, लेकिन क्या होता है कि ये जो प्राइवेट वाले हैं, जो भी है, सपोज फार्मर है या जो भी है प्राइवेट, वो धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल रोड से चिपका देते हैं। फिर क्या है, गवर्नमेंट जब वापस आएगी एक्शन, कभी एक्सपेंशन हुआ तो उसे फिर तोड़ाई करनी पड़ती है, फिर लोग खाए पीटते हैं, बर्बाद हो गए। तो उसके लिए बेटर है अपनी ज़मीन को बचाई जाए। उसका एक अच्छा तरीका ये है कि इस पूरे एरिया में पेड़ों को लगा दो। अब ये पेड़ों से बेनिफिट क्या है, एक तो रोड पे जो पॉल्यूशन हो रहा है वो सीधा कार्बन मफलर की तरह काम करेंगे, जो भी कार्बन है वो वहीं पे सिंक हो जाता है। यूपी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था ऐसे कार्बन मफलर, CO2 मफलर, तो उसमें भी यही था कि रोड के किनारे प्लांटेशन कर दो तो इनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे वहीं साइड में एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरा, ये पेड़ों को भी एक टाइम पे गवर्नमेंट हार्वेस्ट कर लेती है तो मनी भी जनरेट होती है। और फिर जो अपने गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे, CO2 O2 बैलेंस है, कार्बन यानी कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, कार्बन सिंक बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती थी। तो ये हो गया अपना रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के बाद अपना नेक्स्ट आएगा एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन का मतलब है आपने फॉरेस्ट को अपने एरिया से एक्सटेंड करके बाहर लेके गए। किसी चीज़ का एक्सटेंशन मतलब उसकी एक नई ब्रांच बाहर आई है, बिल्कुल यही है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। बस इसमें फ़र्क क्या है, अभी तक की जो अपनी फॉरेस्ट्री की वगैरह की जो अदर हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, उसमें डिपार्टमेंट जो है यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मेनली नर्सरी वगैरह दे देता है, प्रोग्रामिंग बता देता है, लेकिन खुद जाके एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्सटेंशन में क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा इसी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये एक्सटेंशन में क्या आ जाता है, जैसे एवेन्यू प्लांटेशन, रोड के किनारे की प्लांटेशन। अब आप ये बोल सकते हो कि एवेन्यू प्लांटेशन तो हम रिक्रिएशनल में भी कर रहे थे। रिक्रिएशनल में करने का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट लगाना, फुलवारी करना सुंदरता के लिए। यहाँ हमारा पर्पज सुंदरता नहीं है। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री दिल्ली के पार्कों में भी की जा सकती है। जब आप किसी नेशनल पार्क में घूमने जाते हो तो जब एंट्री होती है उस टाइम पे भी उनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो रिक्रिएशनल कहीं भी किया जा सकता है। ये है एवेन्यू, जो कि रोड के साइड में आप सीधे सीधे पेड़ लगा दिए। अगर आप यूपी में जाओ तो आपको यूकेलिप्टस अक्सर सिटी के आसपास मिल ही जाता है। यूकेलिप्टस है, डलबर्जिया सिसु है, नीम है, बरगद है, ये काफ़ी लंबे टाइम से यूज किए जा रहे हैं पेड़, सीधे लगा देना। ये क्या हुई एक्सटेंशन, यानी कि फॉरेस्ट एरिया से बाहर जाके आप एक्सटेंड कर रहे हो। अभी अपना जो ग्रीन हाईवे मिशन चल रहा है उसमें भी हमारा पर्पज चल रहा है कि जो रोड है उसके साइड में पूरा का पूरा एक बेल्ट बनाया जाए। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने वैसे भी पढ़ रखा होगा कि ये जो ग्रीन हाईवे में जो बेल्ट बनाया जा रहा है ट्री का, इसमें दोनों ही लोग इन्वॉल्व हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, NGO वगैरह। इसमें वो एरिया जो मेन अपना हाईवे है, जब हाईवे किसी फॉरेस्ट एरिया से निकलेगा तो उसके आसपास के जो एरिया है, दोनों साइड की जो ज़मीन है, उस पर प्लांटेशन का काम जो है उसे मैनेज करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा। और रिमेनिंग जो एरिया है उसमें जो लोकल विलेज हैं उनकी कम्युनिटी बना करके भी उन्हें दिया जा सकता है। PPP मॉडल पे चल सकता है, NGO कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी अदर कोई है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन वो कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें चल रहा है। अब आप बोलो कि एक्सटेंशन के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं अपने, तो कुल मिला के वही चलते रहेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलेंगी, घूम फिर के वही चीज़ें रहेंगी। जैसे एक है अपना एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की एग्जांपल है रेलवे की साइड में प्लांटेशन करना।
रेलवे की पटरी के आसपास करना। हालांकि यहाँ पर जैसे प्लांटेशन है ये सही है, और जब भी अक्सर ये मोड़ आ जाता है, मोड़ पर थोड़ी प्लांटेशन कम कर दी जाती है। पर्पज़ ये होता है कि इधर से जब ट्रेन मोड़े तो ऐसा नहीं उधर वाली ट्रेन पता ही नहीं पड़ रही है, जा करके दोनों ठोक दें एक दूसरे को। तो यहाँ मोड़ पे जनरली कम करते हैं, अदरवाइज ये साइड साइड में कर रहा है। अब इसका क्या बेनिफिट, जैसे हम रोड के साइड कर रहे थे, रोड के आसपास के जो उनकी क्या बेनिफिट थे, सिमिलरली यहीं पे होंगे। एक तो रेलवे लाइन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि गर्मियाँ पड़ेंगी तो ये जो अपना ट्रैक है ये फैलेगा, सर्दियों में सिकुड़ता है, तो इससे ट्रैक जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जो कपलिंग है वो टूट जाती है। तो ये ट्रैक जो है उसे प्रोटेक्ट करना। दूसरा, अगर ये एरिया है, सपोज ये पेड़ों के इस साइड का जो एरिया है, ये रेलवे का ट्रैक है और यहाँ पर किसी का एरिया है। जब पटरी भी डली होगी तब भी इन्होंने कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से ज़मीन ले लेते हैं, लोग है धीरे धीरे इस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और कई बार आप जब ट्रेन से जाते हैं तो अक्सर अपन को दिख जाता है कि रेलवे के कुछ पिलर जो होते हैं वो पिलर किसी फार्मर के खेत के बीच में दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो इन्होंने, रेलवे ने तो यहाँ तक एरिया इंक्रोच किया, मतलब लिया होता है, धीरे धीरे इसका खेत ही इधर आ गया है यहाँ बॉर्डर पे, तो ये पिलर जो है वो उसके फार्मर के खेत में दिख रहे होते हैं। तो इस टाइप का जो इंक्रोचमेंट है उसकी समस्या नहीं होती है इसमें। तीसरा है, अगर पेड़ यहाँ पर अच्छी तरह से लगे हैं, कई बार अपने न्यूज़ में देखी होगी कि ट्रेन आई और एलिफेंट से टकरा गई, 15 एलिफेंट 20 एलिफेंट मर गए। यानी कि जो ट्रैक है उस पर जो वाइल्ड लाइफ है वो आ जाती है। अगर आपने यहाँ पर सही तरीके से प्लांटेशन की है तो ये बिल्कुल क्लोज पैसेज बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट है वो इस ट्रैक पे नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पा रहे, तो ये एक्सीडेंट वाली जो इशू है वो थोड़े कम हो जाते हैं। प्रिवेंट वाइल्ड एनिमल टू रीच द ट्रैक, चेक शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। अगर राजस्थान वाला एरिया है तो वहाँ पर हमें एक बेनिफिट ये भी पड़ जाता है कि ट्रैक तो डला ही डला है, प्लांटेशन कर दी। प्लांटेशन यहाँ पर ऐसी एरिया जो कि थोड़ी डेजर्टिक एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पर हम प्लांटेशन क्यों और कर देते हैं, क्योंकि अगर कहीं और करेंगे तो पानी अवेलेबल नहीं है। जबकि यहाँ ट्रैक है, ट्रैक पे हम ऐसी ट्रेन चला सकते हैं जिसमें पानी हो टैंकरों की, और वो यहाँ पर छोड़ते हुए सिंचाई करते हुए चले गए। तो कम से कम जो ट्रैक के आसपास का जो एरिया है उसे हम हरा भरा कर देते हैं। तो जो सैंड ड्यून्स हैं या जो डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है वो ट्रैक एक टाइप से बीच में उसे रोकने का काम कर लेता है। तो ये भी अपने पर्पज़ हो जाते हैं। तो बेसिक पर्पज़ समझ में आएगा, ये छोटे मोटे पर्पज़ हैं। रिमेनिंग इसमें और चीज़ें क्या जुड़ जाएंगी, वो अपने वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली, और इधर जो फार्मर था सोशल वाला। अब फार्मर की जगह अपनी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिमेनिंग अपनी मेन बेसिक चीज़ें वही रहेंगी कि पेड़ होंगे तो CO2 O2 बैलेंस करेंगे, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक करेंगे, जो 22 बिलियन टन हमें जो 22 मिलियन हेक्टेयर में जो एफोरेस्टेशन करना था वो आ जाएगा उसमें। सॉइल वाटर कंजर्वेशन वाले जो इशू है वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। वैसे ही आता है कैनाल बैंक प्लांटेशन। अब अपना अगर पंजाब, हरियाणा पंजाब में जा रहे हो, यूपी में जा रहे हो, तो वहाँ कैनाल्स जो है उसके दोनों साइड भी ऐसी प्लांटेशन कर दी जाती है। ये प्लांटेशन के पीछे भी मोर और लेस कॉमन से ऑब्जेक्टिव है। रीजन क्या होता है कि जब कैनाल डाली जाती है, ये कैनाल तो बनी हुई है, एरिया यहाँ तक इन्होंने ख़रीदा हुआ होता है गवर्नमेंट ने, ये एरिया जो है जिससे कि फ्यूचर में कैनाल को भी एक्सपेंड किया जा सकता है। दूसरा, ये कैनाल फूट ना चाहे तो यहाँ पर एक मोटी सी बंधिया डाल दी जाती है, और अक्सर इसी बंधिया पर बना दिया जाता है रोड, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाए। अब क्या है कि आज के टाइम पर तो हम लोग कैनाल्स को पक्का बनाते हैं, लेकिन पिछले टाइम 20 आज से 30 साल पहले ही कैनाल्स कच्ची हुआ करती थी। इससे सीपेज होता था, साइड के एरिया में वाटर आ जाता था, और इसका रिजल्ट था इनकी जो वाटर टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। फिर उनके में अगर बारिश हो गई तो वो 15 दिन 20 दिन पानी भरा ही रहता था, नहीं आ पा रहा, तो वो खेत बर्बाद हो जाते थे। इसलिए यहाँ पर हम लोग इस टाइप के पेड़ों को लगाने लगे कि जो सीपेज हो भी रहा है वो पेड़ यहाँ से उस पानी को एवेपोरेट कर दें एयर में, जिससे इस एरिया में जो लगे हुए, जो कैनाल से लगे हुए ज़मीन है
उसमें सीपेज की समस्या ना हो। दूसरी बेनिफिट, ये जो कैनाल्स हैं, जब पेड़ लगे होंगे, पेड़ उस मिट्टी को मजबूती से पकड़ेंगे, तो ये कैनाल्स हैं वो फूटे ना। तीसरा, जो कैनाल्स हैं, रोड हैं, जब रोड जाएंगे, पेड़ लगे हैं तो रोड भी ख़राब नहीं होंगे। जो रोडों से ट्रैवलर्स हैं, जो मूव कर रहे हैं, ट्रैवलर्स को भी थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाता है। तो ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि कैनाल बैंक प्लांटेशन में क्या है। फिर आता अपना कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी का मतलब वो सिंपल सा है कि कम्युनिटी एरिया पे फॉरेस्ट लगवा देना। जैसे कि आपका गांव है, पंचायत है, आपने फार्मर की कोई, आपकी पंचायत के किसी फार्मर को पकड़ा, उस पे के खेत पे फॉरेस्ट्री लगवा दी, वो है फार्म फॉरेस्ट्री। गांव के आसपास फ्लावरिंग प्लांट लगा दिए, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। आपने पंचायत की जो ज़मीन थी, जैसे पंचायत के पास कुछ खाली एरिया होता है, सोचा कि एक काम करते हैं, हम इस एरिया पे टीक के प्लांटेशन कर देते हैं। 20 साल बाद जब ये टीक मैच्योर हो जाएगा, इसे कट करेंगे, इससे जो मनी जनरेट होगी उसे पंचायत गांव में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकती है। तो इस टाइप से जो कोऑपरेटिव है या कम्युनिटी की जो ज़मीन है, जो किसी एक की नहीं है, पूरी कम्युनिटी की है, उस पर फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है। अब इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ, अब यहाँ पर ये है लैंड क्या हो सकती है, जैसे पंचायत की है, कम्युनिटी की हो सकती है। स्पीसीज कौन सी लेंगे? ऑब्वियसली लोकल स्पीसीज लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव वही अपनी कॉमन सी चीज़ें हैं। फार्मर की जगह कम्युनिटी आ जाएगा, सेम चीज़ें लगभग वही चलती रहेंगी। क्वेश्चन भी आया, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रोल ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ऑब्जेक्टिव अपने यही चलने वाले हैं, बस यहाँ कम्युनिटी के हिसाब से थोड़े देख लेना अपन को। नेक्स्ट है अर्बन फॉरेस्ट्री। ये लगभग लास्ट यही है, अर्बन फॉरेस्ट्री। और जैसे अपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे कि टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं, 4 तो बगैर के थे सोशल फॉरेस्ट्री से और फार्म फॉरेस्ट्री से, और 50% क्वेश्चन तो अकेले अर्बन फॉरेस्ट्री से ही आए थे। तो पर्पज़ ये है, अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब फॉरेस्ट यानी कि ट्री को हम अर्बन एरिया में ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन एरिया के अंदर करें, अंदर जैसे दिल्ली में अगर आप हो तो वहाँ पर जो छोटे छोटे अपने कॉलोनी के पार्क्स होते हैं उसमें ग्रो करना है, रोड के किनारे ग्रो करना है, सिटी के अंदर जो अपने जू होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स बोल लो या जू बोल लो, बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, उनमें पेड़ लगाना है। तो ये सारे अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। कुछ ये जो अपने पुराने जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके आसपास अपन को मिल ही जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग ये 4 देख ही चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, अर्बन एरिया में हम फॉरेस्ट्री क्यों लगाना चाहते हैं? सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हम अर्बन एरिया में प्रोडक्शन जो फार्मर के नज़रिए है वो नहीं रहेंगे। यहाँ नज़रिया किसका आ जाएगा, अपना केजरीवाल वाला। डिपार्टमेंट के में भी नज़रिए में थोड़े फ़र्क आएंगे। देखो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उनमें कोई खास फ़र्क आने वाला है नहीं। बस इन्हें क्या है, ये इंक्रोचमेंट शिफ्टिंग इनके ऑब्जेक्टिव बचते नहीं है। बस इनके हैं कि अर्बन वाइल्ड लाइफ हो, रिहेबिलिटेट वेस्टलैंड माइन और फॉरेस्ट कवर, क्योंकि सिटी के आसपास कई बार इस टाइप के एरिया होते हैं, वहाँ रिहेबिलिटेट करना होता है। और अगर अर्बन का बोलें तो इनका पर्पज़ है कि भाई हमें पॉल्यूशन फ्री एयर मिल जाए, क्या बोला, रिक्रिएशनल फ्रूट फ्लावर टिम्बर, जो अर्बन वाइल्ड लाइफ है उसको शेल्टर मिल जाए। आप सिटी में जाओ कबूतर मिल जाएंगे, अर्बन वाइल्ड लाइफ है, उनको फ्रूट मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, क्लीन एयर मिल जाए, थोड़ा सीनिक ब्यूटी हो, देखने में अच्छे लगें, सिटी जो है वो सुंदर हो। तो इस टाइप का, जैसे अपन चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ सबसे अच्छा लगता है देश में, शायद है सबसे पहले चंडीगढ़ आता है, सेकंड नंबर पे आता है नागपुर। मीन्स अगर सिटी में जो ग्रीन कवर है उसके हिसाब से तो चंडीगढ़ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मैनेज उसी हिसाब से किया, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कर रखी है उसे, तो क्लीन एयर है, आपको रिक्रिएशनल है, थोड़ा सीनिक ब्यूटी ज़्यादा है। तो ये अपने बेसिक पर्पज़ होते हैं अर्बन के हिसाब से। यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई है। पेड़ है तो एक टाइप से जो नॉइज़ है वो भी एक रिडक्शन का, यानी कि जो अर्बन पॉल्यूशन है उनके मुद्दे आ जाते हैं। एयर और नॉइज़ है, अर्बन हीट आइलैंड, उसका इम्पैक्ट की बात की जाए वो भी थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करेंगे, और बकाया के वही चीज़ें हैं खाली पीने की चलती रहेंगी वो। तो ये रहा अर्बन फॉरेस्ट्री के मुद्दे।
अब ये लगभग अपना ख़त्म हो चुका है। इसमें एक तो मुद्दा आता है कि अर्बन फॉरेस्ट्री को जब हम मैनेज करते हैं तो उस टाइम पे अपनी कुछ समस्या है मैनेज से रिलेटेड। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैनेज करते हैं तो नॉर्मल सी छिटपुट सी जो चीज़ें आती हैं, कैसे मैनेज करोगे, पेड़ लगाने से रिलेटेड चीज़ें हैं, पेड़ लगा दोगे तो फिर उसको जब ग्रोथ करते हैं तो जो मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें, सिल्वीकल्चर में जो हमने प्लांटेशन मेंटेनेंस पढ़ी थी वो चीज़ें यहीं कराएंगे। फिर क्या है कि कभी इंसेक्ट पेस्ट ने अटैक कर दिया तो उन्हें देखो, पेड़ बढ़ रहे हैं, अगर उनका प्रॉपर शेप साइज नहीं है तो आप उनकी प्रूनिंग वगैरह करोगे। अपने जो पार्क वगैरह है उनमें जाओगे तो आपको पेड़ जो है वो बिल्कुल वेल स्टेबलाइज शेप में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का एक ऐसा पड़ा हुआ है दूसरा किधर भी जा रहा है। हाँ, उन्हें स्टार्टिंग से ही वो प्रॉपर शेप में कट करते रहते हैं, प्रूनिंग करते रहते हैं तो एक पर्टिकुलर शेप में जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब लास्ट जो मुद्दा है वो है कंस्ट्रेंट, समस्याएं क्या है। चाहे ये समस्याएं सोशल फॉरेस्ट्री की मान लो, अभी तक आपसे जैसे फार्म फॉरेस्ट्री है, नहीं बताया गया कि फार्म फॉरेस्ट्री की क्या समस्या है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री की, इनकी क्या समस्याएं हैं। तो समस्याएं, सभी की समस्याओं को एक साथ स्टडी कर लेते हैं, घूम फिर के लगभग कॉमन सी चीज़ें होती है। फार्म फॉरेस्ट्री की थोड़ी समस्याएं थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, मेजोरिटी 80% यही रहने वाला है। पहली क्या समस्या है, सपोज आपका गांव था, वहाँ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं या रोड के एक साइड में प्लांटेशन कर रहे हैं। प्लांटेशन होती है फंड से। जब तक आपके पास प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं होगा आप कैसे काम कराओगे। आप प्लांटेशन के लिए लेबर से काम करवा रहे हैं, लेबर को तो सैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ पर फंड की समस्या है। प्रोजेक्ट का काम है 25 लाख प्लांटेशन का, फंड निकल रहा है 2 लाख, कहाँ से होगा। तो पहली दिक्कत है फंड की। जैसे तैसे फंड निकलता भी है तो उसकी कोई ऑडिटिंग या एक टाइप से बोले तो मॉनिटरिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। प्लांटेशन लग गए, नहीं लगे, नहीं लग रहे। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये नर्मदा वैली के जो नर्मदा रिवर है एमपी में, उसके दोनों किनारों पे एक प्रोजेक्ट आया था एमपी गवर्नमेंट का कि हम उसके रिवर के दोनों किनारों पे ये प्लांटेशन है, ट्री का एक पूरा बेल्ट बना देंगे। मतलब रिवर के दोनों साइड बेल्ट बनाने का काम चल रहा था। प्रोजेक्ट आया, अच्छा प्रोजेक्ट था, 3 साल के आसपास इन्होंने बहुत सारा पैसा निकाला उसमें। अब जैसे एग्जांपल है, ये शायद 2016 या 17 की न्यूज़ है। इन्होंने 12 हावर्स अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा, इन्होंने 6 करोड़ सैपलिंग इन 12 हावर, 6 करोड़ प्लांटेशन अगले 12 घंटे में प्लांटेशन कर दिया। जुलाई शायद 16 या 17 की न्यूज़ है। 12 घंटे में आपने 6-7 करोड़ प्लांटेशन लगा दिए। लेकिन लगाने से, केवल लगाने से वो मेंटेन नहीं हो जाता है। यहाँ पर फंड है, बिल्कुल है। दिक्कत क्या है कि ये प्लांटेशन बाद में फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग वाला जो समस्या थी वो नहीं हुई, मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं हुई। एक तीसरा इशू है, जब भी इस टाइप के जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम या ऐसे कम्युनिटी वाला इन्वॉल्वमेंट के जो प्रोग्राम चलते हैं, तो जब स्टार्टिंग होती है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। जैसे वो प्रोग्राम लास्ट पे हो जाते, एक बार प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, जो पीपल थे, डिपार्टमेंट वाले, जैसे ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस आ जाते हैं ऑफिस में, लोग भी अपनी पट्टी झाड़ करके अपने घर पे पहुंच जाते हैं। कोई पेड़ों की देखने वाला होता नहीं है। तो यानी कि उसके बाद लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, जो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो पार्टिसिपेशन, इनका लोगों का जो एसोसिएशन है, वो लंबे टाइम तक इस टाइप के प्रोजेक्ट से नहीं रह पाता है। ये प्रोजेक्ट है ही लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए है। और सोसाइटी ही जब कुछ टाइम बाद उनको छोड़ दे, खाली में कुन्ने में टिका दे, तो फिर उनका सर्वाइव होना तो लगभग मुश्किल है। एक तो ऊपर से ही फंड नहीं हो पा रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, मॉनिटरिंग ना होने की वजह से करप्शन हो जाता है। तीसरा, सोसाइटी भी उसे इग्नोर कर दे, तो कहाँ तक चीज़ें चलेंगी। फिर इशू आ जाता है लैंड ओनरशिप का। आप सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की ज़मीन पर करोगे ना, कई बार गवर्नमेंट चाहती है लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं होती है, कहाँ से कर दे। प्राइवेट वाला है, उसने कर दिया अपने, बोल ठीक है प्लांटेशन कर दो,
4 साल बाद वो या 10 साल बाद जब पेड़ मैच्योर हो गया, कटने पे है, बोला मैं नहीं काटने दूंगा, मैं तो 10 साल और रखना चाहता हूँ। या फिर वो खुद ही लेकर के काटने भी चला गया, काट दो। गवर्नमेंट चाहती है नहीं काटे, वो रात में काट के चला गया। तो ये सारी दिक्कत है। फिर है लीगल बैकअप। सोशल फॉरेस्ट्री अभी तक पिछले लगभग 70 के आसपास से शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, तो पिछले लगभग 50 ईयर से हवा में चल रहा है। इसके लिए अभी तक कोई पॉलिसी सपोर्ट नहीं है, कोई लीगल सपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से एक लिमिट से ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाता है। कोई पॉलिसी सपोर्ट जैसी कोई चीज़ इसके लिए है नहीं। एक इशू आता है लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड ऑफ ट्री। कल किसी फार्मर को मैं उसे बहुत सारे तरीके बताता हूँ, एडवांटेज बताता हूँ, मैं समझाता हूँ कि भाई तू 10 साल रह ले, 10 साल बाद करोड़पति बन जाएगा। अपने खेत में 1 लाख पेड़ लगा ले, एक पेड़ 1 लाख का, तो 100 करोड़ बना लिया। समझा दिया उसे, वो लगाने को भी तैयार हो गया कि भाई 10 साल गरीबी में काट लेगा, लेकिन फिर तो करोड़पति बन जाएगा वो। लेकिन जो पेड़ है मैं टीक के लगवा रहा हूँ, टीक का आज पेड़ लगा दोगे, 40 साल बाद मैच्योर होगा, 40 साल बाद कटेगा। फार्मर 40 साल में वो ऊपर निकल जाएगा। इसमें ये भी दिक्कत है कि इसका पीरियड बहुत ज़्यादा है। आज पेड़ लगा लो, कोई 20 साल बाद आ रहा है, कोई 40 साल बाद आ रहा है, तो गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। इससे किसी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो नहीं पाता है। फिर अपने जो ऑब्जेक्टिव जो कुछ फार्म फॉरेस्ट्री के साथ थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे कि फार्मर्स के साथ स्मॉल लैंड होल्डिंग है, पेड़ लगा देंगे तो फूड क्रॉप के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। फिर एक और दिक्कत है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की, रेड टेपिज्म वाला इशू है। चाहे आप कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पे लगवा दो या फार्म फॉरेस्ट्री पे लगवा दो, आपने अपने खेत में जो भी प्लांटेशन कर दी है, जब उसे आप काटने जाते हो तो क्योंकि अपने यहाँ प्रॉपरली मैकेनिज्म नहीं है अभी तक, आप काटने जाओगे तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी कि भाई हमें पेड़ काटना है, दे दो कि हम काट लें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं अच्छा 10,000 का पेड़ है, 1,000 रुपये दे जाओ। अब वो भाई 10,000 में 1,000 डिपार्टमेंट को करप्शन में क्यों दे? तो ये थोड़े इशू आ जाते हैं। फिर यानी कि पहला तो मुद्दा ये है कि ये काटने के लिए उसकी खुद की प्रॉपर्टी यानी कि जो ट्री है उसको काटने के लिए परमिशन वाले इशू आ जाते हैं, रेड टेपिज्म के इशू है। फिर अगर वो कट भी कर देता है, फिर उसे मार्केट जो लिंक है, इंफ्रा जो है, सपोर्ट है, वो नहीं प्रॉपर अवेलेबल हो पाता है। तीसरा, गवर्नमेंट चाहती है कि ट्री पे लोन स्कीम जैसी स्कीमें स्टार्ट हों, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे अभी पहुंच नहीं पाई है, जिससे इन चीज़ों को और प्रमोट किया जा सके। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री की बेसिक समस्या है। अब इसमें जो भी आ जाए आप उसके हिसाब से अपने छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन है उन्हें करके आप आराम से कर सकते हो। सर एक लास्ट पार्ट है इसका, एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री के बीच में डिफरेंस। देखो प्रैक्टिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, फार्मर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे अपने खेत पे चाहिए प्लांटेशन, प्लांटेशन के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ भी एप्लीकेशन लगा देता है, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जाके एप्लीकेशन लिख रखाता है। बस जिधर से कृपा आ जाए उधर से आनी शुरू हो जाती है। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने कॉल कर दिया, भाई अपनी नर्सरी उठा ले जाओ, 250-300 जो भी प्लांटेशन पौधे उन्होंने दे दिए वो लेके आ गए। डिपार्टमेंट वालों को भी कोई लेने देने है नहीं, वो बस लेके आए। इन्होंने अपने फार्म की जो बाउंड्री पे है लगा दिया। जनरली बाउंड्री पे लगा देते हैं या फिर आप बीच में एले भी लगा देते हैं, कोई बताने वाला है नहीं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है ये आपका फार्म है, आपका जो फूड क्रॉप है वो यहाँ पर फार्म के अंदर है, और सपोज आपकी जो ट्री क्रॉप है वो इसके बीच में है ट्री क्रॉप। ये आपकी ट्री क्रॉप है, यानी कि जैसे अपन ने एली क्रॉपिंग ले ली, या इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री में ये हम बाउंड्री पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये क्या हो गई अपनी एग्रो फॉरेस्ट्री। और सोशल फॉरेस्ट्री का एक्चुअल में सेंस होता है कि आपके पास ये फार्म है, अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो या तो आपके पास जैसे इसमें बीच बीच में प्लांटेशन कर दिया, आप बीच में नहीं करेंगे, आपने कोई एरिया निकाल दिया, उस एरिया को प्योरली इसमें पूरे में आपने ट्री को ग्रो कर दिया।
इसमें आप वीट क्रॉप जो भी आपके फूड क्रॉप है उसे लेते रहिए, इसमें आपने पेड़ों को ग्रो कर दिया, या फिर आपने यहाँ पर बाउंड्री पे प्लांटेशन कर दिया। ये होता है सोशल फॉरेस्ट्री। ये तो रहा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट की तो धज्जियाँ ऐसी उड़ती हैं ग्राउंड लेवल पे जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसे याद रखो, बेसिकली जब लिखना होगा तो हमें इसी चीज़ पे लिखना है, दोनों को डायग्राम बना देना, मस्त जाता है, और बस इतना इनफ होता है। बकाया की चीज़ें कॉमन सी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर अपना ये वाला जो पार्ट है सोशल फॉरेस्ट्री, ये हो जाता है कंप्लीट। इसके फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लो, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर के देखे थे, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 2009 के हैं, 8 के हैं। कुछ क्वेश्चन है जो लिंक है, जैसे कि डिस्कस वेरियस अप्रोच रिक्वायर्ड टू मोटिवेट द मेंबर्स ऑफ ट्रैवल कम्युनिटी। ये क्वेश्चन कहना चाहता था कि आप ट्रैवल एरिया में जा रहे हो, ट्रैवल कम्युनिटी से बोल रहे हैं कि आप अपने खेतों पे सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर दो, तो हमें भाई कैसे उन्हें मनाना पड़ेगा। थोड़ी कॉमन सी चीज़ें लगाओ तो करना क्या है कि उनको क्या बेनिफिट पड़ेंगे। अब बेनिफिट को उन्हें तुम सीधे बता दोगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें भाई तुम्हारे खेत पे, खुद के खेत पे लगाने से बेटर है पड़ोस के जो अपना फॉरेस्ट है, क्योंकि ट्रैवल है तो जंगल के पास ही है, तो जंगल से सीधे काट के ले आएंगे। तो उन्हें क्या करना है कि ऐसे पेड़ों को प्रमोट करना है जो कॉटेज इंडस्ट्री से लिंक हो। उन्हीं पेड़ों से जो प्रोडक्ट हैं उन्हें कलेक्ट करें, घर पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें और मार्केट में बेच दें। तो उन्हें इस टाइप के पेड़ों को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि देखो ये पेड़ लगेगा 20 साल बाद या 10 साल बाद इससे फ्लावरिंग आएगी, इससे फ्रूटिंग आएगी, उसको ऐसे करोगे। जंगल से आप करोगे, चलो सपोज 5 साल 10 साल कर लोगे, कोई पेड़ और काट लेगा जंगल के पे, तो आप ही अकेले नहीं करोगे, दूसरे भी कर सकते हैं। हो सकता है 20 साल बाद जंगल में आग लग जाए, पेड़ चला जाए, इसलिए अपनी चीज़ें लगाओ। तो उन्हें थोड़ा मोटिवेट भी करना पड़ेगा, फंड सपोर्ट भी देना पड़ेगा। पेड़ वहाँ कहाँ से आएगा जंगल में, तो आपको ही नर्सरी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, लोन, इंश्योरेंस, वो चीज़ें दो, प्रमोट करो उन्हें। तो ये सारी चीज़ें प्रमोशन के थ्रू हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ अपना सोशल फॉरेस्ट्री वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब देख लेते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट।